हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आपने अपने ना इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो देखो, उसी प्रिपरेशन को मैं एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाऊंगा और इस वीडियो के बाद में आपके जो मार्क्स है +5 या फिर +10 होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं लास्ट मिनट क्वेश्चंस। अब देखिए, लास्ट मिनट क्वेश्चंस का मतलब क्या है? ये क्वेश्चंस वो है जिनसे कि आपका पूरा सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा। आपको इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। और ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं। तो देखो, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें वीडियो को, मैं कुछ गलतियां बता रहा हूं जो कि आप लोग अभी इस टाइम के ऊपर कर रहे होंगे। तो इन गलतियों को मत करना, आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। और एक बार रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं कि है ना, बोर्ड एग्जाम के पहले का जो प्रेशर होता है ना, बहुत ही ज्यादा होता है। तो एकदम से रिलैक्स हो जाओ, बहुत ही आराम से लंबी सांसें लो, बैठो, थोड़ा आराम से बैठो, ठीक। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपका जो पेपर है ना, वो बहुत इजी रहेगा। जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम थे, जैसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम थे, वैसे बोर्ड्स के एग्जाम में इसमें अलग कुछ भी नहीं होगा। आपने जो पढ़ रखा है वही एग्जाम के अंदर आएगा, नया कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चंस आएंगे और आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने वाले हो। मैं बता रहा हूं तुमको, तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा आएगा तो क्योंकि तुमने पूरे साल भर मेहनत की है यार। पूरे साल भर याद करोगे, तुमने रात को जाग जाग करके पढ़ाई करी है, सैंपल पेपर सॉल्व करे हैं, क्वेश्चंस किए हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करी है, तो उस मेहनत का फल तो मीठा ही होगा ना। तो इसीलिए पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आएगा, रिलैक्स हो जाओ। और सेकंड जो है यहाँ पे पॉइंट हमारा वो ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो, एग्जाम के अंदर हमें ना जल्दीबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना है। फिर इसके बाद में अगला जो टॉप पॉइंट है ये है डोंट रीड न्यू टॉपिक्स। देखो, अभी आपको है ना बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे जिनके ऊपर की ऐसे लाइव सेशन चल रहे हैं, 4 घंटे के, 5 घंटे के, 6 घंटे के ऐसे सेशन चल रहे हैं। तो देखो, उन सेशन को अभी मत देखो, क्योंकि आपके पास में टाइम है बहुत कम। अभी आपने जो पढ़ा है ना, उसी को ही सही ढंग से रिवाइज करो। क्योंकि देखो, अगर कोई नई टॉपिक पढ़ोगे तो वो आपको है ना अच्छे से याद नहीं होगा, और वहीं पर ही जो आपने पढ़ रखा है वो अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए इस टाइम के ऊपर ये जो लाइव सेशन है, बड़े बड़े लाइव सेशन है 3-3, 4-4 घंटे के, इनको स्किप करो। आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो, आप रिविजन करो इस टाइम के ऊपर। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिविजन करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। वो क्या हो रहा है कि वो आपको समरी बता रहे हैं। समरी से उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा। क्वेश्चन सॉल्व करो और आप अपने क्या कीजिए, उसके साथ में रिवीजन कीजिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है क्वेश्चन जो आप लोगों का कल रहेगा फिर से, कि भैया हम है ना कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, कि ए करें, बी करें, सी करें, या फिर कौन सा करें। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि आप है ना जैसे करते आए, जैसे आपने किया है, प्री बोर्ड्स के एग्जाम भी दिए होंगे, हाफ ईयरली के एग्जाम भी दिए होंगे, आज तक इंग्लिश के जितने भी एग्जाम दिए, अगर एक तरीके से देते हो, अगर आप देते हो ए बी सी, तो इसी से चलो, चेंज मत करना लास्ट टाइम के ऊपर किसी की सुन के कि वो कह रहा है कि सी करो। आप जो करते हुए आए हो वो करो, और सही ढंग से आप ना आराम से कर सकते हो। बहुत ही कोई भी पैटर्न हो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना, वो है आपको टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है। अपनी वॉच जरूर से साथ में लेकर के जाना। वॉच अलाउ होती है, अगर अलाउ नहीं होती तो क्लास के अंदर आपको वॉच मिल जाएगी। सिंपल से एनालॉग वॉच होती है ना, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ देखो, ये एनालॉग वॉच होती है जिसके अंदर कैसे सुइयां होती है ना, ये वाली वॉच अलाउ होती है, इसके लिए कोई भी मना नहीं करता। वो जो डिजिटल वॉच होती है जिसके अंदर की जैसे कि एप्स वगैरह होते हैं, या फिर जैसे कि डिजिटल वॉच के अंदर जो न्यूमेरिक डिजिट आती है, वो अलाउ नहीं होता है। तो ये बात आप याद रखना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये है कि आपको है ना अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा टॉप नॉच रखना है। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि आप है ना अपनी ना जो प्रेजेंटेशन है, आप है ना उसको थोड़ा अच्छा रखना, अच्छे से, थोड़ा टाइडी मत कर देना, कि मतलब है ना नीट एंड क्लीन रखना उसको, ज्यादा काटा पीटी मत करना, थोड़ा खुला खुला ही स्पेस में लिखना। आंसर खत्म हो जाए तो उसके बाद में 2 लाइनें, फिर उसके बाद में ऐसे आप आंसर लिखेगा। और उसी के साथ में अगर आपको पता है कि किसी आंसर के अंदर वो कीवर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करना, उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना। क्योंकि देखो, एग्जामिनर जो है उसके पास में टाइम होता है काम, वो आपकी पूरी पूरी रामायण नहीं सुनेगा। अगर आप पहले उसको बता दोगे कि भैया सर मैंने ना इतना आंसर लिखा और इसमें से ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वो देखेगा और बोलेगा कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है, और पूरे
पूरे मार्क्स आपको इस केस में मिल जाएंगे। तो ध्यान से ये बात याद रखना। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे से आपको कितना भी आए, नहीं आ रहा तो भी उस चैप्टर के बारे में कुछ लिख करके आ जाना, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको उसके अंदर ज्यादा नहीं ना तो 1 नंबर तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे एक एक नंबर जोड़ के ही आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो ये 6 गलतियां मत करना। और तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, मैंने कहा है कि तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे, तो ज्यादा चिंता मत करो। अभी हम लोग पहले एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में इसके शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर टाइप सारी जो क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे। तो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन है। डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन ये है कि आपको ये दिया रहेगा कि आपको एक स्टैंजा दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप स्टैंजा पढ़ना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड ड्रूइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रूइड का मतलब क्या है। तो देखो जो ड्रूइड है ये क्या है, बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है, और ये नेगेटिव वर्ड यहाँ पे किसको दिखाता है, ये दिखाता है कि आप है ना काफी ज्यादा उदास हो। तो पॉइंट क्या है कि वो इस रिग्रेट में है कि यार आज का मेरा पूरा दिन खराब हो गया, मैंने आधे से ज्यादा दिन को खराब कर दिया। तो ये क्या है, एक तरीके से उसको रिग्रेट है कि उसने उसका कोई यूज नहीं लिया। जैसे कि अभी आप लोगों को हो रहा है कि यार 1 साल थी यार, मैं ना अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन यार तुम क्यों कर रहे हो रिग्रेट, तुमने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। तो उसको कर रहे हैं तो जिसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन तुमने तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा हमारे पास में वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्ड इन रिग्रेट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहां पे लिखा गया है कि द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेस, जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो किसको सिंबलाइज करते हैं। तो क्रो मतलब कौवा, और हेमलॉक ट्री मतलब कि जो बाहर का कल्चर होता है वहां पे जो हेमलॉक ट्री होता है इसको एक नेगेटिव, आप बोल सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई भी एक बैड ऑमेन माना जाता है। आपकी बुक के अंदर जो नाम है वो है बैड ऑमेन, ठीक है। तो बैड ऑमेन इनको माना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, बैड ऑमेन कहा जाता है, मतलब बैड इवेंट की ये इंडिकेट करते हैं। तो यहां पे देखिए कि इनमें से बैड इवेंट कौन सा है। सबसे पहले है स्पोरो, एकदम से सही है, ये एक नेगेटिव या फिर कोई भी बैड इवेंट होता है उसको ही डिनोट करता है। और जो दूसरा है वो है हैप्पीनेस, ये तो गलत ही हो गया, खुशी का थोड़ी होता है, सेलिब्रेशन का भी नहीं होता और डेथ का भी नहीं होता। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, इसके लिए एकदम से करेक्ट होने वाला है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट में कहा गया है कि व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, उसका मूड किससे अच्छा हुआ था। जब आपने देखा होगा कि हेमलॉक ट्री के ऊपर कौवा बैठा था और कौवे ने जब है ना उसके ऊपर है ना स्नो डाली, तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि उसने स्नो डाली तो तुम्हें लग रहा है कि उसने पोटी कर दी, लेकिन उसने ना यहाँ पे स्नो ही डाली है, उसने पोटी नहीं की। अगर पोटी कर देता तो उसका मूड और खराब हो जाता। लेकिन इस केस के अंदर क्या है, इस पॉइंट में क्या है कि जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है इनको एक पॉजिटिव सिंबल बताया है, जो कि जो पोइट है उसकी हैप्पीनेस को लेकर के आ रहे हैं। अदरवाइज ये क्या होता है कि अगर कहीं पे भी कौवा दिख जाता है या फिर हेमलॉक ट्री होता है तो वो क्या होता है कि उसको बैड इवेंट माना जाता है। वहां पे क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि एक नेगेटिव फीलिंग आती है, वहां पर लोग दुखी होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है उसने क्या किया है, पोइट का जो मूड है उसको काफी ज्यादा अच्छा किया है, इन्होंने पॉजिटिव काम किया है इस पॉइंट में। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या हुआ था, वो उसने उसके ऊपर डाली थी ना, याद आया ना, कौवे ने उसके ऊपर स्नो डाल दी थी। जैसे उसके कंधे पर स्नो आई उसको खुशी होगी, वो उसका जो पूरा मूड खराब था वो एकदम से एक्टिव हो गया, वो होपलेस था, डिप्रेशन में था, वो सब कुछ उसका हो गया और वो उस टाइम पर हैप्पी हो गया। तो इसीलिए यहां पे हैप्पी करने वाला इवेंट कौन सा था, वो ये था कि फॉलिंग ऑफ ए स्नो ऑन हिज शोल्डर। तो इसीलिए हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एकदम से करेक्ट होने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर की कहा गया है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, फायर को उसने किसके साथ में कंपेयर किया है। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें ये जो है क्वेश्चन फायर का मैंने पूछ लिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइस को किसके साथ में किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आइस को किसके साथ में कंपेयर किया था पोइट ने। फायर को तो उसने डिजायर के साथ में किया था, हमें ये याद है, लेकिन आइस को किसके साथ में किया था ये जल्दी से कमेंट करो। सभी को दिल दूंगा मैं, जो भी सही आंसर देगा ना सभी को दिल दूंगा, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिश, पेरिश का मतलब क्या है। तो देखो पेरिश जो है ये क्या है, ये है एक नेगेटिव वर्ड है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे वर्ड है। अब एग्जाम के अंदर ये नहीं आएगा, एग्जाम के अंदर ये आ सकता है कि
व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ पेरिश। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, या फिर ये भी आ सकता है कि व्हाट इज सिनोनिम ऑफ पेरिश। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिश क्या है। तो पेरिश एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है डाई, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वो होता है डाई, मरने को यहाँ पे पेरिश कहा जाता है। तो इसलिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसका ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ पेरिश, तो डाई की जगह पे बर्थ हो जाएगा, इसका मतलब कि पॉजिटिव वर्ड ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो ये है कि व्हाट वुड बी द बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। हमारी धरती जो है इसको खत्म करने का अच्छा तरीका कौन सा रहेगा। ये क्यों करनी है धरती को खत्म, हम नहीं करना चाहते ना, लेकिन फिर भी बुक वाले पूछ रहे कितना गलत है। तो इसीलिए हम लोग जो इसका आंसर है वो तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं लिख के आना एग्जाम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फायर और जो आइस है दोनों ही इक्वली कंपोनेंट है। पोइट जो कह रहा है, पोइट उनकी तरफ है, देखो पोइट है फायर वालों की तरफ, फायर यहाँ पे है डिजायर वगैरह को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, पोइट जो है फायर की तरफ है, लेकिन पोइम के अंदर दोनों तरफ से है कि फायर भी है और आइस भी है। तो इसलिए दोनों की दोनों जो है इक्वली कंपोनेंट हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप जल्दीबाजी के अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ते तो क्या होता कि आप देखते कि विच वुड बी द बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। आपने देखा कि एंड द अर्थ के लिए है तो फायर हो जाएगा और आप ये ऑप्शन मार्क कर देते। इसीलिए कह रहा था कि क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना है। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि व्हाट डिस्क्राइब्स द टाइगर इन ए शेल, कि जो टाइगर है उसका शेल से आप क्या समझ रहे हो। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इसका मीनिंग है कि जो हमारा टाइगर है उसको एक बंद कर दिया गया है। अब किस में बंद कर दिया गया है, उसको लॉक्ड इन कंक्रीट सेल के अंदर किया है, या स्नैडलिंग अराउंड हाउस करा है, या फिर शेडो, या फिर लॉन्ग ग्रास, या फिर बारिंग हिज वाइट फैंक्स। अब देखिए यहाँ पे फैंक्स जो है इसका मीनिंग होता है उसके शार्प टीथ, ठीक है, इसका मीनिंग होता है शार्प टीथ, लॉन्ग टीथ होते हैं, उसी को यहां पर फैंक कहा जाता है। तो ये तो हो नहीं सकता। यहां पर कहा गया टाइगर इन ए शेल, तो बेसिकली यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा टाइगर है हमने उसको एक बंद कर दिया। बंद किस में करा है, वो करा है कंक्रीट सेल में। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन रहेगा कि लॉक इन द कंक्रीट सेल। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ जंगल, की एक तो है टाइगर इन अ शेल और दूसरा है टाइगर इन अ जंगल। तो देखो आप अगर कभी भी सफारी वगैरह में जाओगे और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको टाइगर दिखेगा, और टाइगर जो है उसको देखोगे ना जब आप, तो है ना देखोगे कि वो जब दहाड़ता है ना तो उसकी जो दहाड़ी होती है ना, जैसे कि वो बहुत अजीब तरीके से, अजीब तो क्या बताऊं मैं, उसका दहाड़ने का तरीका ऐसा कि उसकी दहाड़ से भी ना कई के लोगों को टॉयलेट निकल जाता है। अरे वो लॉयन है यार, वो अगर एक बार आ गया तो वो तबाह कर सकता है, हमें खा जाएगा, मतलब कुछ भी कर सकता है। लॉयन, टाइगर, इन सब का हमें डर लगता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर आ रहा है टाइगर इन जंगल का मतलब यह है कि जो टाइगर है वो वहां पर चिल्लाता है। तो इसीलिए यहां पर जो आएगा बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, की मतलब कि वो दहाड़ेगा अपने वाइट जो उसके लंबे लंबे दांत हैं उनके साथ में। तो इसके लिए जो ऑप्शन है डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ये जो पोइम है ये किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट कर रही है, दो चीजों के बीच में है ये। हमने क्वेश्चंस भी देख लिए कि टाइगर इन अ शेल एंड टाइगर इन अ जंगल। तो बेसिकली ये यहां पर है कि टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास में वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल ऑफ ईस्ट। ईस्ट के जंगल्स में आप कौन से एनिमल को फाइंड करोगे। तो यहां पे एक ही एनिमल मिलता है जिसका जो नाम है वो है एशियन लॉयन। आपको यहां पे मिलेगा शेर। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो लॉयन है ना, ये लॉयन क्या है, ये क्या सबसे बिगेस्ट है, बिगेस्ट भी नहीं है ये तो, बिग तो एलिफेंट है, बिग तो है ही नहीं। इसी के साथ में क्या ये स्मार्ट है, स्मार्ट भी नहीं है भैया, ये तो स्मार्ट तो लोमड़ी होती है। और क्या ये सबसे ज्यादा लंबा है, ऐसी कोई भी है जिसकी वजह से कि हम इसको किंग कह सकते हैं या फिर जंगल का राजा कह सकते हैं, ऐसी कोई है इसके पास में नहीं है। लेकिन ये जंगल का राजा क्यों है,
अब देखो बेसिकली मैंने इसके बारे में एक वीडियो देखी थी, तो उसमें कहा गया था कि ये चाहे से कितने भी बड़े बड़े जानवर हों, इन सभी को है ना कंट्रोल किया जा सकता है। इनफैक्ट लॉइन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लॉइन होता है ना, उसके पास में करेज होता है कि वो कोई भी काम को कर सकता है, वो एक स्टेप आगे जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लॉइन है ना, वो किंग होता है कि उसके अंदर ना वो एबिलिटी होती है कि वो रिस्क ले सकता है, उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो अटैक करता है आगे होकर के। लेकिन वहीं पर ये जो बाकी के एनिमल्स हैं सब डरते हैं, उनके अंदर करेज नहीं होता जो कि लॉइन में होता है, इसीलिए वो जो है वो होता है किंग। ये बात हमेशा याद रखना। तो आपके अंदर भी करेज होना चाहिए कि हाँ यार 10th में 95 ही तो लाने, ले आएंगे आराम से। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि विच एनिमल रॉर इज इनफ टू किल यू। अगर आपको गलती से इसकी आवाज भी सुन गई, इसकी दहाड़ भी सुन ली ना आपने, तो आपके तो वहीं पर ही खत्म करने को तैयार है। इतना भयंकर डर लगेगा, टॉयलेट निकल जाता है। ये तो फैक्ट है यार कि टॉयलेट निकल जाता है। डरोगे ना तो एकदम से टॉयलेट, किसी दिन देख लेना, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, जंगल में जाना और शेर के सामने जाके खड़े हो जाना, टॉयलेट नहीं निकल जाए तो मेरे को बता देना, होता है, फैक्ट है। तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर रहेगा कि किसका है भैया, एशियन लॉयन जो है उसकी दहाड़ सुन करके हमारा तो यहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद में आता है कि हाउ डज अ बियर किल यू। बियर मतलब भालू। भालू जो होता है, इसकी खास बात ये होती है कि ये बहुत ज्यादा सोता है। सर्दियों के अंदर ये खूब सोता है, फिर उसके बाद में गर्मियों में खाता है, फिर सर्दियों के लिए इकट्ठा करके सो जाता है। तो बेसिकली भालू मारता कैसे, भालू क्या करेगा, आपको ना ऐसे गले लगाएगा और इतनी जोर से गले लगाएगा ना कि आप वहीं पर ही मर जाओगे। ऐसे ही सांप करता है। सांप अगर आपको लपेटेगा ना तो ऐसे आपको ना आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर देता है, फिर उसके बाद में आपको डायरेक्टली निगलता है। तो यहां पे जो हमारा ये है क्या करता है भैया, बियर करता है बाय हगिंग यू हार्ड। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस पेज के अंदर पूरे पूरे ए ऑप्शन हो गए, लेकिन अगर यही एग्जाम के अंदर सभी ए ऑप्शन हो जाएंगे तो हमें टेंशन हो जाती है। लेकिन है ना, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार सही है, तो ए ऑप्शन भी हो सकता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हु स्माइल्स व्हाइल कैचिंग देयर प्रे। कि कौन हंसता है कि जब कभी भी वो अपना शिकार को पकड़ने के लिए जाता है तो उसके मुंह पर स्माइल रहती है। तो बस एक ही ऐसे जानवर है जिसके मुंह पर स्माइल रहती है, उसका नाम है वो है हाइना। ठीक है, हाइना एक ऐसा एनिमल है पोइम में जो कि है ना, जब भी अपने प्रे को देखता है तो उसको देख करके उसका पीछा करते हुए वो हंसता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। चाइल्ड की लर्निंग क्या होती है पोइट के अकॉर्डिंग। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इसका जो आंसर है वो तो ये है कि टू बियर लॉस। ठीक है, क्या है इसका आंसर है, वो है टू बियर लॉस। तो बेसिकली यहाँ पे इसमें कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी बच्चे को हम लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो चलते चलते गिर जाता है, फिर उसके बाद में फिर से खड़ा होता है, फिर से दौड़ता है, फिर से खड़ा होता है, अगर नहीं चल पाता फिर से गिरता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो अगर बार बार हार रहा है ना, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है। लेकिन हमारे साथ में क्या होता है कि अगर हम एक बार हार जाते हैं तो हम उस चीज को फिर से ट्राई ही नहीं करते। तो हमें ये बच्चे से सीख लेनी चाहिए कि है ना, अगर हमें ना लॉस जो है उसको बियर करना सीख गए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। एक बॉल की कॉस्ट क्या है, तो बेसिकली 1 डायम्स है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 डायम। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमेंडा पोइम से हर साल एक स्टैंजा आता है और इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि व्हाट कुड एमेंडा डू इफ शी वर ए मरमेड। अगर वो मरमेड होती तो वो क्या करती। तो बेसिकली उसका ये था कि वो एक बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लाइफ जीती, उसको है ना कोई भी टेंशन नहीं थी, वो फ्री होती हर जगह पे घूमने के लिए। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता कि बी इन अ ग्रीन सी, और उसका सपना था कि वो ग्रीन सी के अंदर ही रहेगी। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और फिर इसके बाद में मैड क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा जलपरी होता है ना, वही होता है जलपरी, जैसे कि जिसके नीचे का शरीर तो मछली का होता है और ऊपर इंसान का होता है। तो बेसिकली फिक्शन होता है। तो यही वहां पर जैसे कि आप लोगों ने भी बचपन में देखा होगा कि कोई भी हम ऐसी मूवीज देखते हैं तो हमारा भी मन हो जाता है कि यार ऐसे पावर मिल जाए कि इनविजिबल पावर मिल जाए। जैसे कि शक्तिमान था, मेरे टाइम के ऊपर शक्तिमान चलता था। तो शक्तिमान में क्या होता था कि है ना, ऐसे वो हाथ करके करता था, फिर वो गोल गोल घूम करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता। मैं भी सोचता था कि यार शक्तिमान वाली पावर मिल जाएगी तो मैं ये करूंगा। तो ऐसे जो होता है ना बच्चों के अंदर होता है ये, तो आपके साथ में भी आपके बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा। तो ऐसे ही इसके साथ भी हो रहा है और इसी ने ही इसको बताया कि अगर मैं होती तो मैं ये करती।
फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि व्हाट विल अमेंडास बिहेवियर मेक द पीपल थिंक। जिस तरीके का अमेंडा का बिहेवियर था उससे लोग क्या सोचते हैं, उससे ये लोग ये सोचते हैं कि यार इसकी मम्मी जो है ना वो इसको बहुत ज्यादा डांट मारती है। जैसे कि हमें भी ये लगता है कि हमारी मम्मी जो है ना वो बहुत ज्यादा डांट मारती है और हमारे दोस्त की जो मम्मी है या फिर हमारी आंटी है वो हमें कम डांट मारती है, लेकिन हमारी मम्मी हमें ज्यादा डांट मारती है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो आपकी मम्मी होती है ना वो आपको डांट कितना भी मारेगी, लेकिन जो आपकी आंटी ना, आंटी को जब आपसे काम होगा ना जब भी वो आपसे अच्छे से बात करेगी और आपके पीछे से वो बुराई करेगी कि ये तो ऐसा है ऐसा है ऐसा, लेकिन मम्मी कभी भी बुराई नहीं करेगी। कोई बुराई भी करेगा तो उसको ऐसे रैप्ट देगी ना जिसकी कोई हद। तो इसीलिए ना ये जो दूसरे लोग होते जो कि दिखाते हैं कि हम स्वीट है वो एक्चुअल में स्वीट नहीं होते। अब इसके बाद में यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर क्या आता है कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं कि हर मदर हैरेशेस हर, कि उसकी मम्मी उसे डांट मारती है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कहा गया है कि व्हाट डज शी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर। जब वो अपनी टावर के अंदर पिक्चर देखती है, कि आप भी देखना कि बहुत बड़ा टावर जिसके अंदर की आपकी पिक्चर होगी तो क्या देखोगे आप इसको, तो यहां पर वो आएगा रेम्प्यूजल, देखती है वो अपने आप को। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये याद रखने वाला और ये सब चीजें याद होंगी आपको इसके क्वेश्चंस को पढ़ने से। तो लॉन्ग आंसर जितने भी क्वेश्चंस हैं इसकी समरी को पढ़ो तो आपको ये अच्छे से पॉइंट्स वगैरह याद होने लग जाएंगे। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि हु कैन लव अस फॉर वन हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कैसे भी आप दिखते हो, चाहे आप कोई भी हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपको पसंद करेगा। तो ऐसा कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है या फिर एक ही जो स्पिरिचुअल है वो है गॉड, भगवान। भगवान आप चाहे से कैसे भी हो वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। आप उनको बोलो कि भगवान मेरे साथ में कर दो तो कर देते हैं, लेकिन बस उसके लिए आपको भी अपने स्टेप्स लेने होते हैं और वो सब चीजें होती हैं। तो इसीलिए गॉड जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। देन फिर अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि व्हाट डज द गर्ल वांट। एक वो बच्ची है वो क्या चाहती है, वो बेसिकली क्या चाहती है कि टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, या फिर इसके साथ में टू बी लव्ड फॉर हर हेयर, कि उसके बालों के लिए उसको पसंद करें या फिर उसके अपीयरेंस के लिए उसको पसंद करें या फिर उसके रिचेस के लिए पसंद करें। तो बेसिकली वो चाहती है कि वो जैसी है वैसा ही उसे पसंद करे। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, कि उसको उसके लिए ही पसंद किया जाए। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि व्हाट द हेयर कलर इज द लव अट्रैक्टेड टू, कि जो लवर है वो कौन से हेयर कलर की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, कैरेट की तरफ, ब्लैक की तरफ, ब्राउन की तरफ या फिर येलो की तरफ। तो यहां पर जिसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा येलो कलर जो है उसने उसको अट्रैक्ट किया था। तो ये याद रखना कि जो येलो कलर है उससे लवर अट्रैक्ट हुआ था। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, वो किस कलर के अंदर अपने हेयर्स को डाई करेगी। तो बेसिकली वो कहती है कि मैं ब्लैक भी करवा लूं, मैं ब्राउन भी करवा लूं, मैं कैरेट भी करवा लूं या फिर मैं सारे के सारे करवा लूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। देखते हैं कि कितने सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। जल्दी से आंसर देना, इसका जो भी सही देगा ना उसको मैं दिल दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कहा गया है कि व्हाट डज द गर्ल थिंक शी कैन डू गेट रिड ऑफ लवर्स, कि जो लवर हैं उनसे वो छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर सकती है, कि वो अपने बाल कटवा दे या फिर उनको डाई करवा ले या फिर उनको कवर कर। तो बेसिकली उसका कहना ये है कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं ना मेरे हेयर कलर को ही डाई करा लेती हूँ, क्योंकि जो लवर है उसको उसके हेयर का येलो कलर ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इस कलर को चेंज कर दूंगी तो अट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो यहां पे खत्म ही हो जाएगी बात। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 25 जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से है। ये वाली पॉइंट भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आई थिंक इसका जो नाम है वो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। ये यहां पर आपको जरूर से याद रखना है इस पॉइंट को। तो इसमें कहा गया है सबसे फर्स्ट 25th क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर ये ब्लैक किटन का नहीं आएगा तो किसी और का आ सकता है। तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि ब्लैक किटन का नाम क्या है। तो यहां पे बेसिकली कस्टर्ड जो है वो किसका नाम है, बेसिकली कस्टर्ड उसका नाम है जो कि डरा हुआ है, ठीक है। लिटिल ड्रैगन जो है वो डरा हुआ है तो इसलिए उसका नाम है कस्टर्ड। फिर इसके बाद में इंक जो है वो किसका नाम है, हमारे पास में इंक जो है बेसिकली इसी का ही ब्लैक किटन
किटन का नाम है। तो बी ऑप्शन तो इसका आंसर हो गया। और इसके साथ में जो मस्टर्ड है वो किसका नाम है? मस्टर्ड नाम है। मस्टर्ड कलर कैसा होता है? आपने सरसों देखी है, सरसों होती है येलो कलर की, तो वहां पर एक छोटा सा क्यूट सा डॉग है जिसका जो कलर है वो है मस्टर्ड के कलर का। जो पॉइंट है उसने इसको कंपेयर करा है मस्टर्ड जो है, ये एक बार मैं इसको फिर से लिखता हूं कि मस्टर्ड कलर, ठीक है, मस्टर्ड येलो कलर का उसका कलर है, तो इसीलिए जो है उसने उसका नाम क्या रख दिया? वो रख दिया मस्टर्ड। फिर इसके बाद में ब्लिंक जो है वो है ग्रे माउस है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि हु सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द पायरेट? पायरेट से किसने बचाया था उनको? याद करो कि पायरेट्स ने किसने बचाया था। तो उसके अंदर एक, आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो ड्रैगन था उसने कैसे बचाया था कि जितने भी पायरेट्स आए थे उसने उन सभी को खा लिया था। तो इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा करेक्ट ऑप्शन डी, सी ड्रैगन एकदम से सही रहेगा। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि व्हाट डिड द कस्टर्ड डू टू पायरेट्स? उसने पायरेट्स के साथ में क्या किया? उसने उन सभी को खा लिया। तो यहां पर आएगा एट हिम या फिर स्केर्ड हिम अवे, ऐसा नहीं किया था। हेल्ड हिम हॉस्टेज, ये भी नहीं किया था, उसने उन सभी को खा लिया था। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि व्हाट डज द ड्रैगन पजेस? एक जो ड्रैगन है उसके पास में क्या है? तो बेसिकली यहां पर उसके पास में बिग शार्प टीथ हैं, या फिर उसके पास में स्पाइक्स हैं उसकी टॉप के ऊपर, या फिर उसके जो शार्प टॉज हैं। तो ये सारी की सारी क्वालिटी है। आपने ड्रैगन इमेजिन कर सकते हो ना कि यार कैसा होता है वो ड्रैगन, ऐसा होता है, उसके ऊपर स्पाइक्स होती हैं। जो इमेज है ना उसको एक बार दिमाग में रख लो कि क्या क्या होता है। उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, उसके स्पाइक्स होती हैं, उसके जो शार्प हैं वो टॉज होते हैं। तो ये सारी की सारी क्वालिटी इसी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और अगर एग्जाम में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो एक काम करना, लेकर के भगवान का नाम और डी मार्क कर देना ऑल ऑफ दीज का, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर ऑल ऑफ दीज, बोथ ये ऑप्शन है ना करेक्ट रहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये सही हो जाएंगे। देन फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ अ ग्रे माउस? जो कि हम लोग अभी अभी डिस्कस करके आए हैं। इसका जो नाम है वो है ब्लिंक, ठीक है, ब्लिंक है इसका नाम। देन फिर क्वेश्चन नंबर 30 आता है। 30 के अंदर जो पोएटिक डिवाइस वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कि हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के बाकी के चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, और ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग और नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाएंगे। इस वीडियो के अंदर तो और बाकी के क्वेश्चंस हो गए, अगर और डालूंगा तो लंबी हो जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन माउथ लाइक अ फायरप्लेस। कि माउथ लाइक अ फायरप्लेस, तो आप यहां पर देख रहे हो कि जो मुंह है उसको फायरप्लेस के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब कभी भी कंपैरिजन होता है तो वो किस केस के अंदर होता है? वो होता है स्माइली, वो होता है स्माइली में। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है कि हाउ डिड द लेंचोस होप चेंजेस टू अ डिस्पेयर? कि उसकी जो उम्मीद थी कि कुछ चेंज होगा वो एकदम से कैसे पूरा पूरा बोल सकते हो कि सब कुछ ऐसा क्यों, उम्मीद टूट गई उसकी पूरी। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ? तो इसके अंदर हुआ ये था कि वो वेट कर रहा था कि एक अच्छी रेन होगी, उससे उसकी अच्छी फसल होगी। और हुआ क्या? उल्टा हुआ। हवा चल रही थी, एकदम से वो जो हवा है वो एक स्टॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब जब स्टॉर्म में कन्वर्ट होगी तो फिर उसके बाद में उसकी जो पूरी पूरी फसल थी वो खराब हो गई। और जब फसल खराब होगी तो उसने सोचा कि उसकी जो फैमिली है उसको फिर से स्टारवेशन की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब कि उनकी फैमिली के पास में खाने को भी खाना नहीं रहेगा। इसीलिए जो उसकी होप थी वो चेंज होगी डिस्पेयर में। अब देखिए हम इसका आंसर को पढ़ते हैं। इसके आंसर में कहा गया है लेंचो वाज वेटिंग फॉर अ शावर ऑफ अ रेन दैट हिज फील्ड नीडेड बट हिज होप फॉर द गुड रेन वैनिश्ड एंड व्हेन द विंड। अब देखिए यहां पर आपको बताना है कि उसकी जो होप थी वो क्यों वैनिश हुई थी। उसका रीजन ये था कि द विंड चेंजेस इनटू अ हिल स्टॉर्म एंड इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। सो लेंचोस होप चेंजेस टू अ डिस्पेयर एज हिज फैमिली वुड फेस द स्टारवेशन। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि हाउ डिड द लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी? उसने अपने जब पैसे गिने थे तो क्या हुआ था, वो क्यों गुस्सा हो गया था? तो आपको बेसिकली सबसे पहले इसके 3 पार्ट में आपको आंसर लिखना होता है इंग्लिश में। सबसे पहले तो आप उसके अंदर बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रो दोगे कि क्या है इंट्रो में। इसके अंदर आपने जैसे कि इसके इंट्रो में बताया कि वो क्यों
उसकी उम्मीद क्या थी, उसकी उम्मीद ये थी कि एक अच्छी रेन हो जाएगी। फिर इसके बाद में आपको उसमें लिखना है मेन आंसर जो कि आप लिखने वाले हो, फिर लास्ट के अंदर एक लिखनी है आपको कंक्लूजन लाइन। तो यहां पर आपने लिख दिया कि सो द लेंचो होप चेंजेस टू डिसअपीयर एज हिज फैमिली वुड फेस स्टारवेशन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो बड़ा लगेगा और टेक्निकली आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें लिखी और आपकी लाइनें बन गई हैं 3 से 4। तो ये होता है स्मार्ट लोगों का तरीका। देन फिर इसके बाद में हम लोग इसमें लिखेंगे कि जो हमारा लेंचो था उसके पास में कितने पैसों की कमी पड़ी थी। When Lencho found 30 peso less, he wrote a second letter to God to send him the remaining amount. उसने सेकंड लेटर लिखा गॉड को जब उसके पास में 30 पैसों की कमी थी। देन फिर इसके बाद में यहां पर इसने एक और बात करी है कि बट नॉट थ्रू मेल, उसने मेल के थ्रू उसको सेंड नहीं करा, बिकॉज he felt that the employees of the post office were a bunch of crooks. वो crooks हैं, वो मक्कार हैं, वो भेजेंगे नहीं उसका जो लेटर है गॉड को, तो इसीलिए इस बार क्या किया उसने मेल से उसको नहीं भेजा। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, ये आता है नेल्सन मंडेला चैप्टर से, और ये वाला चैप्टर आपको सही ढंग से पढ़ना है और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को एकदम से दिमाग में रट लो क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने कंफर्म है। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि मंडेला सेज दैट हिज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल नॉट द प्योरेस्ट डायमंड्स। उन्होंने कहा कि जो कोई भी कंट्री होती है जिसकी वेल्थ होती है वो उसके हीरे नहीं होते, वो होते हैं उसके लोग। अब ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो जस्टिफाई करने वाले स्टेटमेंट जब आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बेसिकली बताना है कि मंडेला जो है उनकी थिंकिंग क्या थी लोगों को लेकर के, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। तो आपको इसमें लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में लिखेंगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री लाइज इन इट्स पीपल एंड द ग्रेटेस्ट पेट्रोइट्स ऑफ द साउथ अफ्रीका वर द मेंडल कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। और यहां पर जो ग्रेटेस्ट पेट्रोइट्स थे जिन्होंने ना फाइट करी थी फ्रीडम के लिए, वो थे किनके, मेंडल के कॉमरेड्स थे। और फिर इसके बाद में सेकंड इसमें पॉइंट ये है कि दे फॉट फॉर एन आइडिया एंड वेंट टू अ प्रिजन वेयर पुश्ड टू देयर लिमिट्स बट दे डू नॉट गिव अप। और उनको इसके लिए, फ्रीडम के लिए जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने ना बहुत कुछ सहा था, उनको जैसे कि जेल के अंदर डाल दिया था और ये सब चीजें उन्होंने फेस करी थी। तो इसीलिए यहां पर होता है कि सच ग्रेट मैन अचीव फ्रीडम विच कैन नॉट बी अचीव्ड बाय पोजेसिंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड। और अगर आपके पास में डायमंड हो, ऐसे लोग ना हो, तो आप उससे फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा है thus these men are more precious than diamonds। इसीलिए ये जो लोग हैं ये हीरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर की फ्रेमिंग करनी होती है और ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सेप्टेड है कि इस साल आपके 2023 में आएगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर जो है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाई वाज द 10th of May 1994 is important for the South Africa। साउथ अफ्रीका के लिए डेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये जो डेट है 10th of May 1994 वाली डेट, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका के अंदर क्या होता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि जो व्हाइट लोग होते हैं उनके लिए पॉलिटिक्स में भी अलग रिजर्वेशन होता है, हर एक चीज में अलग रिजर्वेशन होता है। और जो व्हाइट पीपल्स होते हैं वो नॉन व्हाइट जो लोग होते हैं उनको ऐसे देखते हैं कि इनका कोई भी हक नहीं है कंट्री के ऊपर, हमारा ही है। उन्हीं को सारी प्रायोरिटीज दी जाती हैं, किसी भी जॉब में हो या फिर डेमोक्रेसी में हो, हर एक चीज में व्हाइट लोगों को ही दिया जाता है। तो यहां पर जो स्ट्रगल था वो इन्होंने स्टार्ट करा था और इस दिन बेसिकली यहां पर जो है कि द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड हेडेड बाय द नेल्सन मंडेला। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी इस दिन और इसके जो हेड थे वो थे नेल्सन मंडेला, वाज फॉर्म्ड ऑन दिस डे। और इसी दिन इनको बनाया गया था, इसीलिए 10th of May 1994 एक इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखना है। एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हेन डिड द साउथ अफ्रीका गेन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री, और फिर इस मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो फिर से यहीं से ही है कि इफ यू वर मंडेलास पोजीशन वुड यू गिव प्रेफरेंसेस टू योर फैमिली और योर कंट्री एंड व्हाई। अगर आप नेल्सन मंडेला की जगह पे होते, क्या आप एक कंट्री के हेड होते, तो क्या आप अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देते? आप अपने व्यूज को बताइए। इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट एज वन एज कंट्री। जो हमारी फैमिली है वो भी इंपॉर्टेंट है और कंट्री भी इंपॉर्टेंट है। आई वुड
हैव टू ट्राई क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन देम, मैं ट्राई करूंगा कि इन दोनों चीजों को मैं बैलेंस कर लूंगा। एंड फिर इसके बाद में क्या आता है कि आई डू नॉट थिंक दैट अबंडिंग वन फैमिली इज अ गुड एक्ट, और अगर मैं मेरी फैमिली को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा तो वो एक अच्छी एक्टिविटी नहीं होगी। ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। फिर चाहे आप कुछ भी करें पीएम या फिर सीएम बनने के बाद में, आप उस लेवल के ऊपर अगर पहुंच जाओगे ना तो आप में उस लेवल की मैच्योरिटी आ जाएगी कि हाँ यार, एक जो हमारी कंट्री है उसके लिए ऑटोमेटिकली आपके पास में रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि आप एक पूरी कंट्री के लीडर हो। जैसे कि अभी मोदी जी हैं, मोदी जी क्या है, 120 करोड़ जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लीडर हैं। तो वहां पर वो जो पोजीशन है उसके ऊपर वो ये डिसाइड नहीं करते कि मेरी फैमिली का है नहीं है, वो वहां पर देखते हैं कि हमारे देश के लिए क्या सही है। तो आप उस पोजीशन पर अगर पहुंचे आप में से कोई, तो आप है ना डेफिनेटली ये सब चीजें नहीं सोचोगे, आप है ना सिर्फ और सिर्फ ये सोचोगे कि क्या चीज मेरी कंट्री के लिए बेहतर होगी, फिर वो चाहे से आपकी फैमिली से हो या फिर ना हो। और फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2012 के अंदर, और इसका जो आंसर है वो आपको इस तरीके से करना है, मंडेला ड्रीम दैट द हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम पुवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। उनका एक सपना था कि उनकी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसके अंदर कोई भी पुवर्टी ना हो, गरीब ना हो, और उनके अंदर कोई भी तरीके का भेदभाव ना हो, ना ही जैसे कि कास्ट का भी भेदभाव ना हो, ना ही उनके अंदर जो मेन जो था कि यहां पर रेसिज्म ना हो, कि गोरे और काले के अंदर कोई भी भेदभाव ना हो। और फिर इसके बाद में यहां पर आते हैं कि नो कंट्री मैन शुड बी ऑप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कलर एंड क्रीड, और उसके कलर के बेसिस के ऊपर किसी के भी साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट पेंट द नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखिए जो नेल्सन मंडेला थे वो जब फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे ना साउथ अफ्रीका के, तो उनको एक दुख था। वो दुख क्या था? उनका दुख ये था कि जिन लोगों ने उनके लिए स्ट्रगल किया, जिन लोगों ने उनके लिए मतलब एक तरीके से सब कुछ सहा था, उनके कॉमरेड्स कहते थे उनको, तो वो जो कॉमरेड्स थे उन्होंने अपना सेक्रीफाइस नहीं देखा। उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया था, वो अपना बलिदान नहीं देख पाए। तो इसीलिए जो नेल्सन मंडेला थे वो दुखी थे। उनका जो सेक्रीफाइस है वो फाइनली एक चेंज लाया और उन्होंने वो कर दिखाया जो कि उन्होंने सपना देखा था। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे कि मंडेला वाज पेन्ड बाय हिज इनएबिलिटी टू थैंक हिज कॉमरेड्स हु वर अनेबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैज ब्रॉट, कि उनके सेक्रीफाइस से आज क्या हुआ है। अगर वो देखते तो उनको काफी ज्यादा खुशी होती। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें कहा गया है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश पिक्ड बाय हिज मदर, की जो यंग सीगल था उसने क्या किया जब उसकी मदर ने फर्स्ट टाइम के ऊपर जो फिश थी उसको पकड़ रखा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये 2016 में भी रिपीट हुआ था, 2018 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ था। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर कहा गया है कि व्हेन द यंग सीगल डाइव्ड एट the fish he fell outwards and downwards with a scream। जैसे उसने ना डाइव किया था, तो डाइव करते क्या हुआ कि उसको लगा पहले बाहर गया फिर उसके बाद में नीचे आया, तो उससे क्या हुआ कि his monstrous terror seized him, कि उसका जो डर था अंदर से उसने उसको जकड़ लिया। और उसी के साथ में क्या होता है कि his heart stood still, और उसका जो दिल था वो एकदम से थम गया। आप सोचो कि आपको है ना, जैसे कि आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको धक्का दे दूं कि आपको उड़ना है, तो क्या होगा, एकदम से आपको डर लगेगा और उसकी वजह से आपके हाथ वगैरह पैर वगैरह कुछ ही काम नहीं करेंगे। और उसी के साथ में जो आप जैसे कि आपका हार्ट है वो एकदम से रुक जाएगा कि अब तो खत्म भाई, अब तो टाटा बाय बाय होने का टाइम आ गया। तो वही यहां पर हुआ। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि soon his wings spread outwards and he could feel the tip of the wings cutting through air। और फिर इसी के साथ में क्या होता है कि सडनली उसके जो विंग्स हैं वो ऐसे खुल जाते हैं और जैसे ही नीचे हवा में जा रहे हैं तो उसके विंग्स को है ना ऐसे हवा टच कर रही है। तो ये सब कुछ उसको फील हुआ था। तो इस तरीके से आपके इसको आंसर की फ्रेमिंग करना है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ डिड द सीगल फील व्हेन हिज बेली टच्ड द ग्रीन सी, कि जो सीगल है उसने कैसा फील किया जब उसकी जो बेली थी उसने टच किया था ग्रीन सी को। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, 2011 में, 2012 में। तो इसका आंसर हमारे पास में ये रहेगा कि व्हेन
When the seagull belly touched the green sea, he was scared that he would sink. उसको सबसे पहले डर था कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, डूबने का सबसे ज्यादा डर था। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि he tried to fly but he could not fly. उसने ट्राई किया कि वो उड़ सके लेकिन वो नहीं उड़ सका। अब क्यों नहीं उड़ सका? Because he was exhausted and weak due to hunger. वो पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, उसने अपनी जितनी भी एनर्जी थी उसको काम में ले लिया था और वो भूख के कारण एकदम से वीक हो गया था। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड, कि जो यंग सीगल था वो क्यों डरा हुआ था। तो ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का और इसको 3 बार पूछा गया, 2011 में, 2017 में और 2018 में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल सा लिखना है कि द सीगल वॉज एफ्रेड एज ही वॉज अनेबल टू फ्लाई एंड ही फेल्ट दैट हिज लेग्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। वो इसीलिए था क्योंकि उसको डर था कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा, और इसलिए नहीं उड़ पाएगा क्योंकि जो उसके लेग्स हैं वो क्या हैं, वो हैं कमजोर, इसीलिए वो उड़ नहीं पाएगा। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर अटेंशन। वो ये जो था उसने क्या किया, मतलब यंग सीगल ने अपनी मम्मी का अट्रैक्शन लेने के लिए क्या किया। आप क्या करते हो अपनी मम्मी का अट्रैक्शन अट्रैक्ट करने के लिए? आप है ना पढ़ते नहीं हो, अगर आपकी मम्मी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही ना तो आप कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हो जिससे कि आपको डांट पड़ेगी। वैसे अब ऐसा होता नहीं है, डांट हमें सारे दिन भर ही पड़ती रहती है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आता है कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट हिज मदर अटेंशन, कि अगर उसको मतलब कि उसकी मम्मी का अटेंशन लेने के लिए उसने ये किया कि द यंग सीगल स्टूड ऑन वन लेग, एक टांग के ऊपर वो खड़ा हो गया और फिर उसके बाद में प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो ऐसा दिखा रहा था कि वो अभी बस सोने ही वाला, वो सोने की एक्टिंग कर रहा था, जो कि है हमारे ब्रिंक ऑफ लेज के ऊपर। ब्रिंक ऑफ लेज का मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा पहाड़ होते हैं ना, उनके ऊपर, जैसे कि ये पहाड़ है तो इसके ऊपर एक ऐसे निकला हुआ पत्थर होता है ना, इसी को यहां पर लेज कहा जाता है, कि वो उसके ऊपर सो रहा है और जैसे ही उसकी मम्मी देखेगी कि ये सो रहा है और ये नीचे गिर जाएगा तो उसकी मम्मी है ना उसकी तरफ ध्यान देगी। तो ये उसने किया अपनी मदर का अट्रैक्शन लेने के लिए, मतलब एक तरीके से अपनी मदर के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि डिस्क्राइब द यंग सीगल्स एक्सप्रेशन व्हेन ही सॉ हिज मदर विद फूड। उसका क्या रिएक्शन था जब उसने देखा कि उसकी मम्मी खाना लाई। जैसे कि आप देखो, आप बैठे हो 3-4 घंटे से घर पे और घर पे मम्मी ने खाना नहीं दिया सुबह से, और मम्मी बाहर से आ रही और मस्त सा डोमिनोज का पिज्जा है और जो आपको चाहिए ना, आपका फेवरेट है, तो आपके क्या होगा, आपके एकदम से चीख निकलेगी, आप एकदम से एक्साइटेड हो जाओगे। तो एग्जैक्टली वैसा ही इसके साथ में हुआ। तो इसको आपको फ्रेमिंग इस तरीके से करना है कि द यंग सीगल uttered a joy scream because he thought that his mother was bringing food for him। जैसे उसने देखा ना, उसको लगा कि एकदम से चिल्लाया जोर से और उसको लगा कि उसकी मम्मी उसके लिए खाना लाई है। and he tried to come nearer to her as she flew across। और जैसे ही वो उसकी मम्मी के पास में गया, उसकी मम्मी उड़ गई हवा में। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास में कि डिस्क्राइब द स्काई व्हाई द डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम द पेरिस, की जो डकोटा था वो वहां से क्या देखा था उसने, स्काई की सिचुएशन क्या थी जब डकोटा से वो पेरिस के लिए फ्लाई करना स्टार्ट किए थे। तो आपको सिंपल सी कंडीशन बतानी, आप इसमें लिखेंगे कि व्हेन द डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस द स्काई वाज क्वाइट क्लियर एंड द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट एंड द स्टार वाज शाइनिंग। कि जो चांद था वो आ रहा था और पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्काई क्लियर लाइक सिचुएशन थी। देयर वाज अ नो क्लाउड इन द स्काई, और कोई भी क्लाउड्स वगैरह नहीं थे, सब कुछ एकदम से क्लियर सिचुएशन थी। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये आता है कि व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ द अनदर एरोप्लेन, कि जो पायलट था उसने दूसरे एरोप्लेन के पायलट को फॉलो क्यों किया था। अब उन्होंने फॉलो इसलिए किया था क्योंकि उनका जो कनेक्शन है, उनके पास में जो भी मैप रहता है उसके साथ में वो डिस्कनेक्ट हो गए थे और वो स्टॉर्म के कारण हुआ था। स्टॉर्म के कारण वो अपना रास्ता भूल गए थे। तो जो दूसरा पायलट था उन्होंने उनको गाइड किया और लैंड करने के लिए सेफली उनको पूरा सही तरीके से उन्होंने समझाया, मतलब एक तरीके से गाइडेंस दी थी उसको। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन स्टॉर्म। उसने अपना रास्ता खो दिया था स्टॉर्म में एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म लैंड एंड सेफली, कि जो भी स्टॉर्म था उससे वो बाहर निकल पाए और उसी के साथ में वो सेफ्टी के साथ में लैंडिंग कर पाए। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है ये आता है भैया हमारे
जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है उससे आता है। और ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस एक काम करो, घोट करके पी जाना। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द एल्डर्स इन द गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, कि जो गोवा के लोग हैं वो किस चीज के नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने अपने दादा दादी से सुना होगा, वो बोलते हैं कि बेटा हमारे जमाने में ना ऐसा होता था। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं, अपने बचपन की बातों को याद करना और उन यादों में खो जाना, उसी को कहा जाता है नॉस्टैल्जिया। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर इस तरीके से रहेगा कि द एल्डर इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। जो ओल्ड पोर्टुगीज डेज थे वो उनको काफी ज्यादा मिस करते हैं। अब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि द पोर्टुगीज लोव्स ऑफ ब्रेड, एक तो वो दिनों को और उसी के साथ में वो जो ब्रेड के लोव्स थे उनको भी काफी ज्यादा मिस करते हैं। एंड द पोर्टुगीज वर वेरी फेमस फॉर दियर ब्रेड, और वो जो है अपनी जो फेमस है उनकी जो ब्रेड है उसी के लिए पोर्टुगीज लोग फेमस थे। तो ये आपको लिखना है कि इसीलिए जो लोग हैं वहां के वो इसके लिए नॉस्टैल्जिक हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्या ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग सही ढंग से मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट का। कहां पर वो अपने बिल रखते थे, तो उनका जो बिल रखने का तरीका था वो ये था कि द बेकर मेंटेन्ड हिज मंथली अकाउंट्स ऑन सम वॉल। कोई भी एक दीवार थी उसके ऊपर अपना पूरा जितना भी महीने का बिल था उसको मैनेज कर देते, और उसी के साथ में ही यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ मंथ, और महीने के आखिर में ही वो अपना बिल को कलेक्ट करते थे। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो ये आता है हमारे पास में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मिस मत करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें कहा गया है हमसे कि इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गोवा लाइफ। क्या ब्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट लाइफ है, गोवा का पूरा पूरा चैप्टर ही ब्रेड के बारे में है, गोवा के बारे में है, तो भैया इंपॉर्टेंट तो है ही। और हाउ डू यू नो दिस, आपको ये बातें कैसे पता लग रही, तो आप इसमें लिखेंगे कि भैया सबसे पहले का आंसर तो हमारे पास में यस हो गया। ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गोवा लाइफ इवन टुडे, आज तक भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दिस वी कैन डेफिनेटली से बिकॉज ब्रेड इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ दियर डेली लाइफ, उनके हर दिन का पार्ट नहीं है वो, बट इट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट ओकेशंस लाइक क्रिसमस फेस्टिवल एंड वेडिंग एंड एंगेजमेंट। जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं उनमें भी ब्रेड उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दीज ओकेशंस आर इनकम्प्लीट विदाउट अ स्पेशल प्रिपरेशन फॉर ईच इवेंट एंड मेड अप फ्रॉम ब्रेड, कि ये जो है ये पूरे पूरे इवेंट्स हैं ये खाली खाली से लगते हैं अगर वहां पे ब्रेड प्रेजेंट नहीं होती। तो इसीलिए यहां पर जो ब्रेड है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गोवा में। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है कि विच सीजन इज बेस्ट टू विजिट कॉर्ग। कॉर्ग जाने के लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है, आप भी जरूर से विजिट करना, बहुत ही अच्छा है। और फिर मेरे को बताना कि भैया हम गए थे कॉर्ग में एग्जाम होने के बाद में, और बताना कि अपना एक्सपीरियंस जो जैसा बुक में बता रहे हैं वैसा ही है या फिर कुछ डिफरेंट है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, द सीजन ऑफ द जॉय दैट कमेंस विद द सेप्टेंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सेप्टेंबर से लेकर के मार्च तक का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अभी तो मार्च में तो तुम्हारे एग्जाम हैं, अब कैसे जाओगे, अगले साल जाना सितंबर में और फिर से तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन चले जाना जब तुम बड़े हो जाओ, जब तुम अच्छी जॉब लग जाओ उसके बाद में चले जाना। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि इज बेस्ट टू विजिट कॉर्ग एज, अब देखिए यहां पर क्यों होता है, बिकॉज द सम शावर्स मेक द वेदर परफेक्ट एंड द एयर बिकम्स फ्रेगनेंट विद द एरोमा ऑफ कॉफी। वहां पर जो कॉफी है उसकी खुशबू हो जाती है, बारिश वहां पर होती रहती है। जैसे कि आपने मूवीज में सीन्स देखे ना, वो बेसिकली सितंबर से लेकर के मार्च तक के ही होते हैं कि बारिश होती रहती है, और फिर उसके साथ में कॉफी की खुशबू जो है वो भी वहां पर बहुत ही अच्छा, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छी फ्रेश एयर को जनरेट करता है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, देखो इसका जो नाम है वो थोड़ा अजीब सा है, मैं हो सकता है कि थोड़ा गलत साउंड करूं, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। इसमें कहा गया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ब्ल्याकुपे, ठीक है, ब्ल्याकुपे आई थिंक ये गलत हो सकता है, एज मेंशन्ड इन द लेसन ऑफ क्रॉप। क्रॉप के लेसन के अंदर ये जो मेंशन है ये क्या है, बेसिकली आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, एक तो इसकी स्पेलिंग जरूर से याद कर लेना भाई साहब, एग्जाम के अंदर आप गलत लिख दोगे, अगर क्वेश्चन के अंदर आएगी
तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप सही कर ही दोगे। अगर नहीं आ रही है तो आप इसकी स्पेलिंग याद रख लेना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर ये क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है ऑफ बुद्धिस्ट मोंक। जो बुद्धिस्ट मोंक है उनका लार्जेस्ट सेटलमेंट यहां पे है। एंड दिस कैन बी सीन ड्रेस्ड इन द रेड ऑर्किड्स एंड येलो रॉब्स, और जो उनकी ड्रेस है वो भी इसी तरीके से रहता है। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वेयर इज द कॉर्क सिचुएटेड, जो कॉर्क है वो कहां पर सिचुएटेड है, एंड व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज इट, आप बताइए कि कैसे तरीके का है, कहां पे है। तो ये जो हमारा है कॉर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन, कहां पर है, मैसूर और जो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर के और जो मैसूर के बीच का है वहां पर है। अगर आप कॉर्ग जाओगे तो आप लोगों को कहां पर जाना पड़ेगा, मैसूर भी जाना पड़ेगा, मैंगलोर भी जाना, सारी जगह पे घुमाना। और ऐसा इसलिए है, किस तरीके का प्लेस है ये हमारा जो प्लेस है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड अपीयर्स एज इट वाज अ ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो हेवन है वहीं से ही ये सीधा नीचे आया हो। इस तरीके से आपको उसकी फ्रेमिंग करनी है। ये तो रट ही लेना भाई, ये हमें एकदम से नहीं आएगा, हम तो बोल देंगे इट इज वेरी ब्यूटीफुल, और बाकी की जो लाइनें हैं वो हमें यहीं से कॉपी पेस्ट करना होगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर ये है कि हाउ डिड राजवीर डिस्क्राइब द टी गार्डन एट देखाब्री। देखाब्री के ऊपर वो किस तरीके से टी गार्डन है उनको डिस्क्राइब करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 के अंदर। तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम लोग आंसर इस तरीके से करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि राजवीर विजिट टू देहाखरी वेयर द प्रांजल्स फादर वर्कड एज अ मैनेजर एंड वाज अ नोवेल एक्सपीरियंस एंड ही फाउंड इट अ वेरी एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग। अब यहां पर जो है जो कौन है, राजवीर, राजवीर यहां पर जाता है और देखता है कि उसके जो प्रांजल्स के फादर हैं वो वहां पर मैनेजर हैं, और उसी के साथ में यहां पर जो इसका एक्सपीरियंस है वो नोवेल एक्सपीरियंस होता है, और फिर इसके साथ में इसको काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं वो सब बातें। अब ये तो आपने उसके बारे में बता दिया, अब आपको बताना है कि किस तरीके से उन्होंने विजिट किया था। तो एज दे प्रोसीड अलोंग द ग्रेवल रोड विद द, यहां पर अब इसके बाद में आपको, और जिसके बाद में देखिए जो वर्ड्स हैं इनको काफी ज्यादा मार्क कर लीजिए, यही होते हैं कीवर्ड्स। जैसे कि आप यहां पर लिखेंगे नीटली प्योर्ड और सी ऑफ अ टी बुशेस स्प्रेडिंग ओवर द एकर्स ऑफ अ लैंड एंड ही सॉ अ ग्रुप ऑफ टी वर्कर्स वियरिंग द प्लास्टिक एप्रॉन्स एंड बास्केट ऑफ अ बैम्बू स्टिक ऑन देयर बैक एंड पिकिंग अ न्यूली स्प्राउटेड टी लीव्स। तो वो यहां पर देखता है कि भैया जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और वो देखता है कि जो टी है, मतलब कि टी की बुशेस होती हैं, उनको देख रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से एकड़ बहुत बड़े एरिया के अंदर वो फैले हुए हैं, और जो लोग हैं उन्होंने पीछे अपने एक बैम्बू की जो स्टिक से बनी हुई एक टोकरी को डाल रखा है और वो उसको उठा करके उसमें डाल रहे हैं। ये काम वो कर रहा है, वो ये सब एक्सपीरियंस करता है। तो इसको आपको लिखना है। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है जो कि हमारे 2013 के अंदर पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ आर द टी पल्कर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्मर लेबर्स। कि जो टी पल्कर्स हैं वो अलग क्यों होते हैं, फार्मर लेबर्स अलग क्यों होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि जो टी पल्कर्स होते हैं आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्मर लेबर्स एज द टी पल्कर्स आर हायर्ड लेबर्स। जो यहाँ पर टी पल्कर्स होते हैं वो एक तरीके से हायर्ड लेबर होते हैं कि आपने बोल दिया कि भैया हमें 10 दिन के लिए काम चाहिए, तो आप उनको क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो। तो ये हायर्ड लेबर्स होती हैं। वेयर एज द फार्म लेबर्स कुड बी हायर्ड और कैन बी द ओनर्स ऑफ द लैंड। और जो फार्म लेबर्स हैं वो हो सकता है कि वहां पे उनका खुद का खेत हो तो उसमें काम कर रहे हो, अदरवाइज क्या हो सकता है कि उनको हायर भी किया जा सकता है। देन फिर इसके साथ में आता है कि जो टी पल्कर्स होते हैं जस्ट पल्क द लीव्स, उनका काम बस सिंपल सा होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ करके यहां पे डालना, ठीक है। उनका काम सिंपल से टी पल्कर्स का यही होता है कि उठा करके पीछे अपनी बास्केट में डालना। और उसी के साथ में जो फार्म लेबर्स होते हैं उनका काम पूरे सीजन का रहता है, उनका सीजन में पूरे में काम रहता है। उनका काम ये होता है कि गो थ्रू द होल प्रोसेस, जो कि यहाँ पर सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जितना भी काम होता है, पानी देना हो गया, खेत को जोतना हो गया, फिर उसके बाद में उनको हार्वेस्ट करना हो गया, तो ये सारा काम जो है ये फार्म लेबर्स का होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्क्राइब द मैनिफेस्ट व्यू ऑफ अ टी स्टेट विद द रेफरेंस ऑफ द लेसन टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम जो चैप्टर है अभी हम लोग जिसके क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको व्यूज बताने कि कैसा आपको व्यू उसमें फील हो रहा है। तो अब आप उस व्यू को यहां पे फील करवाएंगे। द व्यू अराउंड द ट्री स्टेट वाज अ मैनिफेस्टिंग। अब ये कैसा था, ये इसलिए था क्योंकि देयर वाज अ ग्रीनरी ऑल अराउंड
चारों तरफ क्या है, हरियाली ही हरियाली है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ डेंसली वुडेड हिल्स, और उनके पीछे क्या है, डेंसली वुडेड हिल्स हैं। एंड अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी, आप जितनी दूर तक देख सकते हो उतनी दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेंगे चाय की जो पत्तियां हैं वही दिखने वाली हैं, पूरा पूरा ग्रीनरी वहां पर इन्वायरमेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो पिछले वाला हमने करा था कि किस तरीके से आप उस व्यू को डिस्क्राइब करेंगे, व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट द गेम हैड मिस बिल इन्वेंटेड, मिस बिल ने कौन से गेम को इन्वेंट किया था। तो बेसिकली यहां पर जो मिस बिल है, मिस बिल एंजॉयड प्लेइंग विद द मार्बल्स, उसको मार्बल्स के साथ में खेलना पसंद था, व्हाइल लाइंग ऑन इट्स बैक, और इसी के साथ में ही वुड लाई एंड रोल 2 और मोर ऑफ देम, वो जो थे मतलब 2 या 2 से ज्यादा मार्बल्स को लेकर के उसकी जो बैली थी उसके ऊपर वो ऊपर नीचे करता, और इस तरीके से करता था कि है ना उसको मजा आता था वो सब खेलने में। बेसिकली मार्बल्स के साथ में खेलना उसको पसंद था, क्योंकि इसकी जो बैली थी उसके ऊपर वो खेलना पसंद करता था। एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है कि जो मिसबिल था उसको किस से खेलना पसंद था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बॉल से, मार्बल से, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो इसको याद रखना। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि व्हाई डिड द मैक्सवेल पुट द आउटर बैक इन द बॉक्स, उसने जो आउटर था उसको बॉक्स में क्यों बंद कर दिया। एंड हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, उसको कैसा लगा होगा जब उसके साथ में ऐसा किया गया। इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि जो मैक्सवेल पुट द आउटर इन द बॉक्स बिकॉज ही वाज शिफ्टिंग फ्रॉम द बसरा टू इंग्लैंड एंड ही वांटेड द आउटर टू बी यूज्ड, वो चाहता था कि ना जो आउटर है उसका कुछ ना कुछ यूज हो, और उसी के साथ में उसको इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो शिफ्ट कर रहा था बसरा से इंग्लैंड की तरफ। ये तो हमने बात कर ली कि उसने क्या किया, अब वो कैसा फील कर रहा था, तो हम उसके बारे में लिखेंगे ही फील्ड सैड ऑन पुटिंग द बैक बिकॉज द ऑटर डिड नॉट लाइक इट, ऑटर जो था उसको ये पसंद नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगेगा। एंड सो ही वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, उसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो क्या कर रहा है कि उससे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो ये आता है कि व्हाट डिटेल्स डिड द वैली पिक अप अबाउट द बस जर्नी एंड हाउ डिड शी पिक अप दिस डिटेल्स, वो जो वैली थी उसने किस तरीके से बस की डिटेल्स लिखी, कब तक जाएगी, क्या टाइम होगा, कितना फेयर होगा, वो कहां से पता लगा था उसको ये बातें पता लगी थी जब 2 लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो आपको लिखना होगा। इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि द डिटेल्स वैली पिक्ड अप वाज द डिस्टेंस दैट द बस ट्रेवल, कितनी दूर तक बस जाएगी, एंड द ड्यूरेशन, कितना टाइम लगेगा उसमें, और उसी के साथ में उसका फेयर क्या रहेगा, उसका किराया कितना रहने वाला है। और शी गैदर्ड दिस इंफॉर्मेशन बाय हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ अदर बाय आस्किंग अ डिस्क्रीट क्वेश्चंस और 2, मतलब उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, उससे ये सब बातें उसको पता लगी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो ये है कि हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी, उसने किस तरीके से जो अपने पैसे बचाए थे उसकी फर्स्ट जो बस राइड थी उसके लिए। इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि टू सेव मनी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी सी रेजिस्टेड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग बैलून्स, उसका मन बड़ा था कि मैं बैलून्स भी ले लूं और टॉयज ले लूं। जो गांव का मेला था ना उसमें वो चाहती थी कि वो टॉयज भी ले ले और उसी के साथ में वो झूला भी झूले, लेकिन उसने अपने आप को रोका कि मेरे को है ना जाना जरूरी है। उसने अपने खुद के पैसों को बचाया। वहां पे बाहर की कंट्रीज में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनको है ना स्टार्टिंग से ऐसे दिया जाता है कि बेटा तुम्हें ना ये 500 रुपए मिलने वाले हैं, अब इन तुम 500 रुपए का कुछ भी कर सकते हो। वहां पे नहीं पूछा जाता कि कहां पर खर्च करोगे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर प्रॉपर हमें ना, मेरे को तो टाइम के ऊपर प्रॉपर पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी, अगर मिलती भी थी तो वही मम्मी के पास में चली जाती थी, क्योंकि हम में ना खर्च ही नहीं करते उन सबको। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसने क्या करा कि वो जब विलेज फेयर में गई थी तो वहां पर लोग है ना, जैसे कि यूएस वगैरह में, बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है, क्योंकि है ना वहां पे वो चाहते हैं कि बच्चे जो है वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए। और यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं कि वो उसको दे देते हैं कि बेटा तू चली जा, उसके पास में कुछ पैसे होते हैं, वो खुद से ही वहां पर घूमती है, जो भी करती है वो वहां पर उन सभी चीजों के लिए रजिस्टर करती है, क्योंकि उसको वहां पर फेयर में जाना था। होते वो पेरेंट्स के पैसे हैं, लेकिन वो वहां पर खुद को रजिस्टर करती है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे कि सी आल्सो डिडंट एंजॉय मैरी गो राउंड, उसने मैरी गो राउंड को भी एंजॉय नहीं किया। हेंस सी कलेक्टेड द अमाउंट एंड रिक्वायर्ड फॉर द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने जो भी अमाउंट था उसको कलेक्ट किया।
और फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाई डिड नॉट शी गेटिंग आउट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। बस स्टेशन पर जाने के बाद भी वो बाहर क्यों नहीं आ रही थी? वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसको बस एक बस की राइड लेनी थी, उसको उस डेस्टिनेशन के ऊपर उतरना नहीं था। तो क्या होता है कि बस जब एक स्टेशन पर पहुंच जाती तो वहां पर रुकी रहती है, फिर वापस रिटर्न होकर के जाती है। आंसर हम लोगों के पास में इस तरीके से रहेगा कि जो वैली है डिड नॉट गेट ऑफ फ्रॉम द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टैंड बिकॉज। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सी हैड कम इन द बस जस्ट फॉर अ राइड। वो बस राइड के लिए आई थी, उसको उस स्टेशन के ऊपर उतरना थोड़ी था। एंड वुड गो बैक इन द सेम बस, और वो उसी बस के अंदर वापस से चली जाएगी। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द वैली रिएक्ट व्हेन सी सॉ द डेड काउ ऑन द रोड साइड। उसने देखा कि रोड के साइड में एक जो काउ है वो डेड है, तो उसको कैसा फील हुआ था? ये आपके एनसीईआरटी से ही लाइन है पूरी पूरी एग्जैक्टली। व्हेन वैली सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड शी बिकेम वेरी सैड एंड शी वाज नाउ इन अ पेंसिव मोड एज इट वाज शॉकिंग टू हर दैट द एनिमल शी हैड बीन लाफिंग अ व्हाइल अगो वाज लाइंग इन द स्टिलनेस ऑफ डेथ। कि वो पहले देख रही थी कि जो एक एनिमल था वो बड़ा खुश था और अब वो एकदम से डेड हो चुका है। उसको ये देख करके काफी ज्यादा इमोशनल फील हुई और उसने इमोशनल फील किया। देन फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा कौन थे? एंड व्हेन एंड वेयर he was born, और वो कब पैदा हुए थे और कहां पैदा हुए थे। क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, 2012 में, 2019 में और 2017 में, और मे बी 2023 में भी। का आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि गौतम बुद्धा was a prince who was named as in the सिद्धार्था गौतम। सिद्धार्था गौतम उनका नाम रखा गया था उनके पेरेंट्स के द्वारा। एंड he was born in 563 BC में उनका जन्म हुआ था इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर उनका जन्म हुआ था। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि he had been shielding from suffering of the world, और वो वहां पर क्या कर रहे थे कि एक तरीके से शील्डिंग कर रहे थे सफरिंग को वर्ल्ड से। एंड he attained the enlightenment under the people tree and named the tree as a tree of wisdom। उन्होंने क्या किया था कि उनका जो भी ध्यान करते थे वो पीपल के पेड़ के नीचे करते थे, और उसको जो नाम दिया उन्होंने वो दिया था ट्री ऑफ विजडम। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज द कीसा गौतमी सैड। कीसा गौतमी सैड क्यों थी? वो इसलिए सैड थी क्योंकि बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड। उसका जो इकलौता एक ही बेटा था और वो भी मर गया था। एंड व्हाट डिड शी डू इन आवर ऑफ ग्रीफ, और उसने इसमें क्या किया था? तो इसका जो हमारे पास में आंसर ये रहेगा कि इन आवर ऑफ अ ग्रीफ शी वेंटेड फ्रॉम अ हाउस टू अ हाउस इन सर्च ऑफ अ मेडिसिन टू क्योर हिम। वो अपने घर से बाहर निकली, वो मेडिसिन ढूंढने के लिए गई कि कोई एक ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे कि मेरा बच्चा बच जाए। शी हैड बीन अ सेल्फिश इन वांटिंग हर सन बैक, और वो एक तरीके से सेल्फिश हो चुकी थी अपने बच्चे को वापस से पाने के लिए, जो कि एक मदर हो जाती है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो ये है कि व्हाट डिड द कीशा गौतमी लर्न इन द एंड। उसने एंड में क्या बातें सीखी? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इन द एंड कीशा गौतमी रियलाइज्ड एंड लर्न दैट डेथ इज अ कॉमन टू ऑल। जो मौत है वो सभी की कंफर्म है और ये एक ट्रूथ है, ये सभी लोग जानते हैं। एंड दैट नो वन कुड बी अवॉइड डाइंग, और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इससे दूर भाग सके। एंड फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर की कहा गया है कि हु इज लोमोव। लोमोव कौन था? एंड व्हाई डिड ही विजिट टू चुबुकोव, मतलब चुबुकोव, चुबुकोव है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो हम इसका अंदर आंसर लिखेंगे कि जो लोमोव है वो एक जो लैंड ओनर है रशिया में, एंड ही इज अबाउट अ 35 ईयर्स ओल्ड का एक आदमी है। एंड विच इज अ क्रिटिकल एज फॉर मैरिज, जो कि एकदम से क्रिटिकल एज होती है, यूजुअली लोगों की शादी हो जाती है, उसकी शादी नहीं हुई, जो कि एक क्रिटिकल एज है। इन ऑर्डर टू पुट हिज प्रपोजल फॉर नतालिया, वो वहां पे इसलिए गया था कि वो नतालिया के लिए प्रपोजल रखने के लिए गया था। एंड ही विजिट द चुकुबोव इन अ बेस्ट ड्रेस, वो बेस्ट ड्रेस में गया था। एंड चुकुबोव थॉट दैट ही वुड कम टू बोरो मनी, और उसने सोचा कि वो पैसे उधार लेने के लिए आया है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है हमारे पास में कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम नतालिया फ्रॉम द प्ले द प्रपोजल। द प्रपोजल से आप क्या सीखते हो? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि समरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि नतालिया इज ओनली द डॉटर ऑफ द लैंड ओनर चुबुकोव। चुबुकोव की
एक इकलौती डॉटर है एंड शी वॉज अ वेरी पॉसेसिव अबाउट हर लैंड एंड वॉज अ वेरी डिटर्मिनेड नॉट टू पार्ट विद इट। और वो है ना बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है अपनी लैंड को लेकर के और वो नहीं चाहते कि उसके कोई भी हिस्से हों। एंड शी वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी थी, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। एंड हु यूज टू क्वेरल विद एनी वन वेरी ऑफन, और बहुत ही आम बात थी उसके लिए किसी के भी साथ में लड़ना। एंड शी वॉज ऑलवेज पिन पॉइंटेड द अमाउंट ऑफ हेल्प शी हैज ऑफर्ड टू हर नाइबर्स। वो हर टाइम के ऊपर उसको पिन पॉइंट कर देते कि भैया देख मैंने तेरे को उस टाइम के ऊपर हेल्प करी थी, ये क्या था वो क्या था, वो उसको पॉइंट आउट उसी टाइम कर देती है। एंड इसके साथ में हम लोग ये कह सकते हैं कि थो वेल एजुकेटेड शी डिड नॉट यूज हर एजुकेशन वाइजली एंड थॉटफुल्ली। वो पढ़ी लिखी तो बहुत थी लेकिन वो जो अपनी एजुकेशन है उसको थॉटफुल्ली अच्छे तरीके से वो यूज नहीं ले रही थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए।